स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 4 हेड्स ऑफ इनकम, रिबेट एंड ऑल दिस टाइप ऑफ स्टफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं इनके और फिर हम आगे मूव करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डैट इज़ फ्रॉम कैपिटल गेन, उनको हमने ज़रा यहाँ पे लेके चलना है। पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग 2010 का और ये 5 नंबर का आया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट्स एज रेफर टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। लिख सकते हैं क्या होता है? इसके अलावा तमाम क्या हैं? कैपिटल एसेट्स हैं। उसके बाद मिस्टर शहबाज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अर्नड 7 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एज शोन बिलो। उसने 7 लाख रुपया कमाया है इन एसेट से। Discuss the treatment and implication of each of the above transaction under the income tax ordinance. Give brief reason to support your conclusion. ये हमने सवाल एग्जाम्पल में किया था, ये वही सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं डिस्कस आउट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिटल गेन का, बट इसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इन्वॉल्व है। इसको ज़रा हम देखते हैं। Requirement है compute the amount to be included in the taxable income of Mr. Feroz for tax year 9, tax year 10 and tax year 11 and specify the head of income under which the income would be classified। किस head of income में इसकी इनकम वगैरह आएंगी ये भी हमने बताना है। 3 साल का डाटा जो है वो इसने हमसे पूछा है। Mr. Feroz has been the CEO of the Aziz Foods Pakistan Limited for several years. He was given 2000 shares on 1st June 2009 by Aziz AG, Germany, a parent company of AFPL at a price of euro 2.5 per share. The market price on that day was 8.2 per share. Okay. The shares were transferable on completion of 1 year of services from the date of issuance of shares. इसका मतलब ये restricted shares जो हैं वो इसको दिए जा रहे हैं। The market price as on 1st June was 12.5 euro per share. On 10th April 2011, Mr. Feroz sold all shares at 13 euro per share. He paid a commission of rupees 50 euro to brokerage house. The relevant exchange rate are as follow. 1 जून को ये था, 10 में ये था और अप्रैल में ये था। तो ये एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम का और कैपिटल गेन का एक कंबाइंड क्वेश्चन है जो क्या करना है हमने देखना है। अब टैक्स ईयर उससे कौन सा हमें बताए हैं? उससे 3 टैक्स ईयर बताए हैं हमें। टैक्स ईयर 2009, टैक्स ईयर 2010 और टैक्स ईयर 2011। अब टैक्स ईयर 9 की बात करें तो टैक्स ईयर 9 में तो मेरे ख्याल से कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, बिकॉज उसको शेयर्स मिले हैं। शेयर्स मिलने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर ओपन शेयर्स होते तो मैं इसमें ट्रीटमेंट ले लेता, बट चूँकि ये ओपन शेयर्स नहीं है तो इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। तो 2009 में तो कुछ भी नहीं आएगा। 2010 में ट्रीटमेंट आएगा और वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। उस दिन क्या लेंगे हम? जो भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेंगे। अब उसने बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी। 1 जून 2010 को फेयर मार्केट वैल्यू थी 12.5 पर शेयर। कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स थे। और उस दिन का रेलेवेंट एक्सचेंज रेट क्या था? 121.40 था, 121.40। तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी PKR में फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें से हम लेस करेंगे कि इसने कॉस्ट कितनी पे की है शेयर की। तो इसको 2000 शेयर्स दिए गए थे 2.5 के हिसाब से और उस दिन थी डेट 118। तो 2.5 यूरो पर शेयर इंटू 2000 और रेलेवेंट एक्सचेंज रेट था 118.10, 118.10। ये कॉस्ट थी। आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इसका रेलेवेंट बेनिफिट आ जाएगा, जो किस में जाएगा? रेलेवेंट बेनिफिट जो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। कितनी बनती है फेयर मार्केट वैल्यू? 30,35,000। और कॉस्ट कितनी बनती है? कितना गेन आएगा? 590। कितना गेन आएगा? 2
ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जा रहा होगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम का बेनिफिट। फिर 2011 में इसने शेयर्स बेच दिए 10 अप्रैल को 13 पर शेयर के लिहाज से। तो अब हम क्या करेंगे, गेन निकालेंगे और ये गेन कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। कंसिड्रेशन ले लेंगे हम, कितनी आती है 13 के हिसाब से उसने शेयर बेचे हैं, 2000 शेयर्स बेचे हैं और उस दिन जो रेलेवेंट एक्सचेंज रेट था वो 123.90 था, 123.90 यहाँ पे आ जाएगा जी। इसकी कितनी मिली है कंसिड्रेशन रिसीव, उसमें से हम लेस करेंगे इन शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी, वो कॉस्ट हमें पता है, अभी हमने ये कॉस्ट कैलकुलेट की है 590,500 और चूँकि ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत मिले थे तो जो बेनिफिट था वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। तो कितनी आती है इसकी कंसिड्रेशन रिसीव्ड, 322 ये आ जाएगा। लेस करेंगे, आपके पास गेन आ जाएगा, कितना गेन बनता है 186,400। ये कहाँ जाएगा, इसके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कमीशन भी पे किया इसने 50 यूरो के हिसाब से, 50 इंटू 123.90 कितना आएगा 61। अब बताएंगे इन कितना आता है इसका 180। ये कहाँ जाएगा, इसके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहा होगा, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का ट्रीटमेंट जिसका आ रहा है। 7 नंबर का सवाल था, इसलिए डिफ़िकल्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन मई 2023 मिस हमीदा सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट्स एट फॉलोइंग प्राइसेस। उसने ये कुछ एसेट्स बेचे हैं मई 2023 में इन कीमतों के ऊपर। प्लॉट DHA में 10 मिलियन का, पेंटिंग्स 2 मिलियन की, ज्वेलरी 5 मिलियन की। प्लॉट इन DHA वॉज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर इन मई 2012। इट वॉज परचेज बाय हर फादर फॉर ₹4 मिलियन। द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वॉज 5 मिलियन। तो सिंपल सी बात है, 10 मिलियन का इसने बेचे, जब इसको इनहेरिट हुआ था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। लेस करेंगे कितना गेन आएगा 5 मिलियन का। लेकिन ये प्लॉट 6 साल के बाद बेच रही है ना, तो इसके ऊपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। पेंटिंग्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। दिस पेंटिंग्स वर परचेज बाय हर मदर फॉर ₹2.35 मिलियन। मार्केट वैल्यू जो है वो इनहेरिटेंस पे 4 मिलियन की थी। तो 4 मिलियन की पेंटिंग्स जो है थी वो उसने कितने की दे दी हैं, 2 मिलियन की दे दी हैं। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लॉस आ जाएगा। 38 के आइटम है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ज्वेलरी कॉस्टिंग 3 मिलियन की थी, परचेज एंड गिफ्टेड बाय हर हस्बैंड इन मार्च 2015। तरसोगे तुम जिंदगी बेटा, फिक्र ना करो। कितना गेन आएगा 2 मिलियन का। ये कहाँ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अंडर सेक्शन 38 में। इसके ऊपर क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ये क्लियर है। ऑटम 13 क्वेश्चन नंबर 1 क्या जवाब है, एक्सेप्ट सोडा। क्या जवाब है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट सोडा लिख लेंगे। बी पे आते हैं। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या लॉस। बताएं जी कैपिटल गेन कितना है या लॉस कितना है अराइजिंग ऑन द अबव ट्रांजैक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये जो ट्रांजैक्शन गिवन की हैं इसके मुताबिक 4 ट्रांजैक्शन है, हमने इंडिविजुअली बताना है किस पे कितना गेन है, किस पे कितना लॉस है। मिस्टर गुलजार अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस। ही डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। इसने कुछ एसेट्स जो हैं ये बेचे हैं टैक्स ईयर 2023 में। An immovable property was sold for ₹50 million. The cost of the property was ₹25 million. Tax depreciation was 4 million. Had been allowed on the immovable property up to tax year 2022. इसका गेन या लॉस जो है
कैलकुलेट तो हम करेंगे, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, हम कैलकुलेट भी करेंगे और हम लिख देंगे कि ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा होगा। जब डिप्रिसिएशन करेंगे तब इसका आपको वहाँ पे दोबारा मैं क्वेश्चन का रेफरेंस दे दूंगा। गेन तो हम कैलकुलेट करेंगे बट कहाँ पे इसको पार्टिसिपेट करवाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में करवाएंगे, ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है बिकॉज डिप्रिसिएशन है। और जहाँ पे भी डिप्रिसिएशन इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे भी डिप्रिसिएशन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे हम उसको अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बना देते हैं, कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बन रही होती। उसके बाद अ कार वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज़ 1.2 मिलियन, गाड़ी जो है वो कितने की बेची है, हमने 1.2 मिलियन की बेची है। द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2021, गाड़ी इस दिन ली गई थी। द WDV ऑफ द कार एट बिगिनिंग ऑफ 0.9 मिलियन, द कार वॉज बीइंग पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पसेज, इसका भी गेन या लॉस बिजनेस में जाएगा। तो गेन या लॉस कहाँ जाएगा, बिजनेस में। जब बिजनेस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जाकर इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है एन एंटीक स्कल्पचर वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 3.5 लाख ऑन 30 अगस्त 2010, इट वॉज सॉल्ड फॉर रुपीज़ 1.5 मिलियन ऑन February 23 थ्रू ऑक्शन, द ऑक्शनर वॉज पेड अ कमीशन ऑफ 1.5 लाख, टैक्स वॉज डिडक्टेड एंड पेड बाय गुलजार फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमीशन विद इन ड्यू डेट। तो 15 लाख का उसने जो स्कल्पचर है वो बेचा, लिया कितने का था, 3.5 लाख का, और कितनी कमीशन पे की है, 1.5 लाख की। तो गेन इसका आ जाएगा 1 मिलियन का, उसके ऊपर क्या दिया रहेगा, इसका कैपिटल गेन टैक्स पे किया जा रहा होगा। उसके बाद है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वर सोल्ड, अभी है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ मीन्स किसकी बात हो रहा है, सेक्शन नंबर 37A की बात हो रही है। 3 कंपनीज हैं, कंपनी A, B और C। अब हमने बताना है गेन क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में बात करनी है। पहले बेची है हमने 20 नवंबर 2022 के हमने 20 नवंबर 2022 को ख़रीदी थी, 17 मार्च को बेची हैं, इसके ऊपर लॉस हुआ है, इस लॉस का ट्रीटमेंट हो सकता है। कितना लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है, हम लिख लेंगे जी इसका 1 लाख का लॉस आया है सिक्योरिटीज़ के ऊपर। फिर सिक्योरिटी भी थी 5 अगस्त 2022 को ख़रीदी, 8 जून 2023 को बेची हैं, कितना गेन आया है, 2,80,000 का गेन आया है, 2,80,000 का गेन आया है और सारा कुछ ये विद इन अ ईयर हो रहा है। उसके बाद है 1 जून 2022 को एक हमने प्रॉपर्टी एक सिक्योरिटी परचेज़ की थी और 17 जून 2023 को हमने बेची है। कितना गेन आया इसके ऊपर, 50,000 का गेन आया है, तो हम यहाँ पे लिख के बता देंगे। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी सी है ये 1 जुलाई 2022 के बाद परचेज़ की गई है कि पहले परचेज़ की गई है। जो सिक्योरिटी नंबर सी है ये 1 जुलाई 2022 से पहले परचेज़ की गई है ना, तो इसका जो गेन आया है इसके ऊपर स्पेसिफिकली कितना टैक्स पे किया जाएगा, 12.5% के हिसाब से टैक्स पे किया जाएगा स्पेसिफिकली। और जो ये गेन है इसमें से हम लॉस को एडजस्ट कर लें, कितना बनेगा, 1,80,000 बनेगा नेट। इसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे किसके हिसाब से, 15% के हिसाब से, बिकॉज 1 जुलाई 2022 के बाद परचेज़ की गई है, हम इसको टैक्स इस तरह से पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज़ जो है इसमें बड़ी ज़्यादा रेलेवेंट होती है। उसके बाद अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह का सवाल अगर पेपर में आए तो पैसे वसूल होते हैं एग्जामिनर के भी। 10 नंबर का सवाल है, ज़रा सवाल रीड करने बताएं, समझ आती है। क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का सवाल है, इसको रीड करने बताएं, समझ आती है। ये एक अच्छा सवाल है कैपिटल गेन का।
पढ़ लिया, समझ तो नहीं आई? इधर आइंस्टाइन रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ज़मान फॉर टैक्स ईयर 2023 एंड स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द इनकम वुड बी क्लासिफाइड। किस किस हेड ऑफ इनकम में इनकम जाएगी, ये हमने क्या करना है यहाँ पे बताना है। ज़मान इज़ वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड, फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ सेल एंड परचेज रिलेटिंग टू कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। ये उसने कुछ हमें उसके कैपिटल एसेट्स की सेल एंड परचेज के बारे में बताई है। कहते हैं अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 25,000 शेयर्स ऑफ यासिर लिमिटेड वर अलॉटेड टू ज़ुमान ऑन 1 दिसंबर 2022 फॉर ₹25 ईच। According to scheme, he was not allowed to transfer the share before completion of 2 years from date of transfer. The face value of each share is ₹10 per share. Fair market value of the share were as follow: 40 रुपये थी 1 दिसंबर को, 30 जून को 48, 30 नवंबर 2022 को 55 हुई और 30 जून 2023 को 61 रुपये हो गई थी। ये प्योर सवाल इनकम फ्रॉम सैलरी का। कैसे, अभी देखते हैं हम इसको। उसने क्या रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में ना, तो इसको प्रॉपर्ली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने सवाल पहले पढ़ना है प्रॉपर्ली। आपने देखना है कौन कौन से हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाई हो रहे हैं। पहला इसका कौन सा आ रहा है, इनकम फ्रॉम अब ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, उनके रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही है। टैक्स ईयर कौन सा है, 2023 है ना, इसका मतलब शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 22 को, ख़त्म होना है इसने 30 जून 23 को। ये इसने हमें गिवन की है, हमने कहा ठीक है। अब इसके रिस्ट्रिक्शन उसने कहा था शेयर मिले हैं 1 दिसंबर 2020 को, 2 साल के बाद इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है। इसका मतलब 30 नवंबर 2022 वो डेट है जब उसकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही है। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। तो हम ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 55। कितने शेयर इसको दिए गए हैं, 25,000 शेयर दिए गए हैं। कितनी बनती है फेयर मार्केट वैल्यू, 1375,000, यही है। वन 137 ये आ गई। इसमें से हम लेस करेंगे इसने कितनी कॉस्ट पे की है। 25,000 के साथ शेयर लिए थे, 25 के हिसाब से कितना आएगा, ये आएगा बेनिफिट एम्प्लॉय शेयर स्कीम का जो सैलरी में रहेगा, कितना आएगा, ये बेनिफिट कहाँ चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा। हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। वो कहते हैं ही सोल्ड 24,000 शेयर्स ऑफ HQ प्राइवेट लिमिटेड ऑन 30 जून 2023, किसी और कंपनी के और प्राइवेट लिमिटेड है। उसने 30 जून 2023 को बेच दिए 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ही हैड एक्वायर्ड दी शेयर्स आर एज फॉलो। 18,000 शेयर्स जो है थे उसको 55 रुपये के हिसाब से उसने 25 जून 2022 को लिए थे। 6,000 उसको बोनस दिया गया था। बोनस शेयर की एडजस्टमेंट है, हम इसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे कितनी बनती है, बट निकाल लेते हैं। कहाँ जाएगा ये, कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है, अब हम लेके लिखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या है इसका, शेयर्स ऑफ HQ लिमिटेड। कितने शेयर्स बेचे हैं इसने, 30,000 शेयर्स बेचे हैं, सॉरी 24,000 शेयर्स बेचे हैं। यहाँ आ रहेगा जी कंसिडरेशन रिसीव 24,000 कितने का, कितना बनेगा 4.8 मिलियन। अब इसमें से हमने क्या करनी है, कॉस्ट लेस करवानी है। अब 24,000 का तो हमें पता है ये है, मल्टीप्लाई किससे करना है, कैसे निकाला है, ये 41.25 कैसे आई होगी, देखिएगा ज़रा। उसने लिए थे 18,000 शेयर 55 के लिहाज से,
ये देखिए उसने लिए होंगे 18,000 शेयर से 55 के लिहाज से कितने बनते से बताइएगा ज़रा। 990 की इसने टोटल इन्वेस्टमेंट की हुई थी कंपनी में, ठीक है। उसको 6,000 शेयर मज़ीद मिल गए हैं, शेयर कितने हो गए हैं। अब इस 990 को 24 पर करके क्या आएगा 41 पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिवाइज कॉस्ट निकालेंगे। 41.25 से मल्टीप्लाई किए कितना आ रहेगी 990 कितना गेन आ जाएगा 38 ये आ गया इसका पहला गेन। अब आगे चलते हैं, आगे था इसका अगेन ऑफ रुपीज़ 3 लाख वॉज रियलाइज ऑन द शेयर्स ऑफ ज़िशान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी इन जून 2023। द शेयर वर एक्वायर्ड ऑन 31 मई 2022। तो सिक्योरिटीज़ हैं ये, तो ये आ रहेंगे इसकी पब्लिक कंपनी शेयर्स। उसने हमें गेन गिवन किया है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 3 लाख का 3 लाख गेन यहाँ पे हो जाएगा, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट है, इसका मुझे बस पता होना चाहिए। अगर टैक्स निकालना होता तो मैं इसको अलग रेट पे लेके चल रहा होता, ठीक है। उसके बाद है ज़मान सोल्ड पेंटिंग टू हिज ब्रदर फॉर 1.8 मिलियन। ज़मान परचेज दिस पेंटिंग इन ऑक्शन फॉर ₹2 मिलियन। तो पेंटिंग है, पेंटिंग ली थी आपने, बेची है आपने 1.8 मिलियन की, पेंटिंग आपने ली थी 2 मिलियन की, लॉस आएगा, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। अरे ग्रेंडी भी ला देना। उसके बाद है ही सोल्ड हिज फर्नीचर टू फुरकान फॉर ₹2,85,000। द फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹250। अब फर्नीचर क्या है, क्या इसके ऊपर ट्रीटमेंट आएगा, तो हम लिखेंगे फिर भी फर्नीचर ले लेंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हम इसकी टोटल इनकम बता देंगे 7.5 लाख, 3 लाख 38,10,000 और 3 लाख कितना बनेगा 486,000। ये इसकी टोटल इनकम बन जाएगी 486। ये इसकी है टोटल इनकम। अगर टैक्स निकालने का होता तो हम इसका टैक्स भी निकाल देते, कितना बनता है कितना नहीं बन रहा होता। तो एक अच्छा सवाल था जो प्योर कैपिटल गेन से रिलेट कर रहा था, कैसे सॉल्व करना वो हमने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया हुआ, आशिक वाला। उसका पहला सवाल है वो आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, तेरे ही अपनी DVD चल रही है मामा, तेरे अपने कंप्यूटर है ने, कौन सी DVD की बात कर रहे हो तू। अच्छा जी, स्प्रिंग 17 पे जाएं। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन या लॉस। जब इसने ये लिख दिया ना, अब मुझे बताना है क्या इसका कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, सिर्फ इसको मैंने ये बताना है। सलीहा अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2017। अ पेंटिंग विच शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर was sold for ₹1.25 million. The market value of the painting at the time of inheritance was 1.5 million. The painting was purchased by her father for ₹1 million. हम कहेंगे इस पर इसको लॉस हुआ है, क्योंकि सेक्शन नंबर 38 की आइटम है, इसके ऊपर लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये लॉस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद है शी सोल्ड ज्वेलरी फॉर ₹2.3 million which was purchased by her husband for ₹1.3 million and gifted to her on same date। 1 का गेन हुआ है 1 मिलियन का, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड हो जाएगा। शी डिस्पोज ऑफ कार फॉर ₹1.8 मिलियन। द कार वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। द टैक्स डिप्रिसिएशन वॉज दिस। हम कह देंगे ये गाड़ी जो है ये बिजनेस के एसेट है, इसका गेन या लॉस का ट्रीटमेंट बिजनेस में जाएगा, इसका गेन हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते।
ये भी हो गया। और ऑन अक्टूबर शी सोल्ड अ डाइनिंग टेबल टू फ़हीम फॉर रुपीज़ 18,000 विच शी परचेज फॉर रुपीज़ 15 में। हम कह देंगे पर्सनल एसेट्स हैं, ये पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट के स्कोप से बाहर होते हैं, इसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का गेन या लॉस नहीं कैलकुलेट होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये 8 नंबर का सवाल है, मुश्किल है, इसके ज़रा एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा, चलेगा पता कि बच्चे कितने साइंसदान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एडवाइस नजम, आपने नजम को एडवाइस करना है। या अल्लाह, ये लोग एडवाइजरी देंगे, एवं नहीं मुल्क हमारा बैंकरप्ट हो रहा, उन्हें पता ये हमारी अगली जनरेशन है। तो भाई मैं कामयाब हो गया हूँ, वो देख 30 साल बड़ा है मेरे से, इधर बैठा हुआ शर्म नहीं इसको आ रही, कहते मेरा क्या कब तक होगा। अच्छा रियाज, नजम साहब को आपने एडवाइजरी जारी करनी है। नजम हैड परचेज द हाउस इन 20X2 फॉर रुपीज़ 20 मिलियन, 2 करोड़ का घर लिया है। ऑन 1 जुलाई 16, आगे चले, नजम भाई साहब बैठे रहेंगे, इनकी एडवाइजरी फंस गई है बीच में, उसने घर परचेज कर लिए। ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ज़मीर फॉर सेल ऑफ द हाउस फॉर रुपीज़ 25 मिलियन। उसने कितने घर का एग्रीमेंट किया है? 25 मिलियन का। ये सवाल हमने कर तो नहीं लिया था, एस नहीं, ये एग्जाम्पल में करवाया हुआ है। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नजम रिसीव 5 मिलियन। कितना उसको रिसीव हुआ है? 5 मिलियन। On the day of contract was signed and the balance was to be paid on 30th September. However, due to financial difficulty, he failed to pay the balance amount on due date and consequently Najam forfeited advance. तो इनकम फ्रॉम जाएगा प्रॉपर्टी में, forfeited deposit। बाद में उसने प्लॉट बेचा 30 मिलियन का, 30 माइनस 10 करेंगे गेन आ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल गेन में। होल्डिंग पीरियड देख लें आप क्या है, 4 साल से ऊपर तो एग्जाम्प्ट ही होगा ये, इसके ऊपर गेन तो नहीं आएगा, 4 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड जा रहा है। उसके बाद है ज़हीर ने प्रॉपर्टी बेची है, 2 मिलियन की परचेज़ की थी, 1.8 मिलियन की गेन जो है वो इसका आ जाएगा। उसके बाद है जी रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। हारिस ने अपनी 2 गाड़ियाँ बेची हैं, 5.5 का उसने प्रॉफिट अर्न किया है, इसकी टैक्सेबिलिटी बतानी है, पर्सनल गाड़ी है, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद है रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ये मैं आपको सिनेरियो स्टार करवा रहा हूँ, इसकी सिनेरियो की जो लॉजिक है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके आके सेक्शन नंबर 77 में कंसिडरेशन वाली। तो ये याद रखिएगा, जब मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस करवा रहा हूँगा ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब सेक्शन नंबर 77 आऊँगा तो उसके रेफरेंस से क्वेश्चन आपको करवाऊँगा कि इसकी लॉजिक क्या है, इसको हम कैसे कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि सेम जो सेक्शन है वो बिजनेस में भी सेम सेक्शन यहाँ पे भी, अभी हमने वो सेक्शन पढ़ा नहीं है, तो दैट्स वाई बिजनेस में जाके हम क्या कर रहे होंगे, इसको डील कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑटम 22 का, ज़रा इसको रीड करें, बताएं समझ आती है। ऑटम 22 का रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, इसको ज़रा देखें। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल, फ्लैट 2 साल, प्लॉट 6 साल। ये है जी रिक्वायरमेंट है इसकी, ये 8 नंबर का सवाल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, ऑल्सो स्टेट द रीज़न फॉर इग्नोरिंग गेन या लॉस। अगर आप कोई गेन या लॉस इग्नोर कर रहे हैं तो उसका आपने रीज़न भी बतानी है। टेबल है जी, नरगिस इज अ रेजिडेंट फाइलर ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2022, शी डिस्पोज्ड ऑफ वेरियस एसेट, रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ दीज एसेट्स आर एज फॉलो। ये कुछ डिटेल है। कैश कंसिडरेशन डिस्पोजल पे उसने दी है हमें फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा ठीक है जी। ये उसने कहा कि ये उसकी कैश वैल्यू है जो ली है, ये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, ये डेट ऑफ डिस्पोजल किस दिन हम बेच रहे हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ कितने ख़रीदे हैं, और ये आपकी डेट ऑफ परचेज़ है। ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी है? 37 कहाँ जाएंगे ये? सेक्शन नंबर 37 में जाएंगे। अब इसने कितने के शेयर्स लिए थे? 2 मिलियन के, बेचे हैं 2.8 मिलियन के। हम क्या लेंगे? हायर लेंगे, तो हमारा गेन आएगा कितना? हम गेन निकालेंगे कि हायर लेते हैं 3 माइनस 2.0, ये 1 का गेन आएगा, और एक किस में फॉल करेगा? सेक्शन नंबर 37 में फॉल करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें क्या की है? उसमें इसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेची है। कैश भी 3.5 फिल है, मार्केट वैल्यू भी 3.5 थी, लिए कितने के? 2.1 के थे। और ठीक है,
तो 3.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू, ये गेन है, 37A में फॉल कर रहे हैं। ओके, पर्सनल गाड़ी है, 5 की उसने बेची है, 6 की उसकी मार्केट वैल्यू थी, 3.8 की ली थी, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका हम कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसने कहा इग्नोर की रीज़न बताएं, तो रीज़न क्या लिखेंगे? अगर आप लिखा ना, अगर लिखा खाली आपने इग्नोर नो ट्रीटमेंट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या होगी, रीज़न बताएं इसकी। पर्सनल एसेट्स नहीं आएंगे, क्यों? कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के मुताबिक पर्सनल एसेट जो हैं वो इसका पार्ट नहीं बन रहे होंगे, सो डैट्स वाई इसमें नहीं आएगी। उसके बाद पेंटिंग 1.2 की बेची है, 1.7 की ली थी, लॉस हुआ है कितने का? 0.5 का। सेक्शन 38 में फॉलो करते हैं, इसके ऊपर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद ज्वेलरी 8 की बेची है, 7.6 वैल्यू थी। नोट 1 में कहता है कि शी रिसीव ज्वेलरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4.8 मिलियन थी, तो 7.8 में से करेंगे 4.6 मिलियन लेस 4.8, बाकी जो होगा 3.2 का गेन, वो इसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। ओके, उसने कहा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन कंप्यूटेड इन अज्यूमिंग दैट शी हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। उसके सिर्फ यही कैपिटल गेन है, इस पे आगे टैक्स लायबिलिटी बताने कितनी बनती है, तो एनटीआर की सेपरेट हो जाएगी, और जो एफटी और जो सेपरेट ब्लॉक है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, अलग रेट जो है वो लगा लेंगे। गॉट इट? उसके बाद पॉइंट नंबर बी है, शाहिद इज़ अ रेजिडेंट फाइलर एंड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू टैक्स ईयर 2022 ऑन। अच्छा, ये ऑटम 2022 में उसने कैपिटल गेन से कितने नंबर पूछे हैं? 6, 7, 13, 15 नंबर पूछे हैं उसने कैपिटल गेन में से। इससे एग्जामिनर कमेंट्स आए हमें? जब लिखी तब तो नहीं थे, अगर इससे एग्जामिनर कमेंट्स आ गए हैं, अगर इससे बच्चों ने गलतियां की हुई ना, फिर पूछेगा। कहते जी ऑन 16 जून 2018 ही इनहेरिटेड अ बंगलो हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 मिलियन फ्रॉम हिज फादर ऑन हिज डेथ। On 1st January, he decided to sell the bungalow to Zameen for 60 million and received a deposit of 6 million. On 14 February, he forfeited the deposit on refusal of Zameen to purchase the bungalow with according to terms of contract. तो 6 मिलियन कहाँ जाएगा? इसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। Then he sold the bungalow for 54, तो 54 माइनस 50 करेंगे, जो गेन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। होल्डिंग पीरियड से कितना हो रहा है? 4 साल से कम, ज़्यादा? 4 साल से कम है। 16 जून को इसको इनहेरिट हुए हैं, 31 मार्च 22 को बेच रहे हैं, तो 4 साल से कम है, तो इसके ऊपर अराउंड 2.5% का रेट है, उसके मुताबिक टैक्स पे किया जाएगा। उसके बाद है ही ऑन्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग एट फैसलाबाद। ऑन 1 जुलाई ही लेट आउट दिस बिल्डिंग अलॉन्ग विद द प्लांट एंड मशीनरी एट अ रेंट ऑफ ₹1 मिलियन। ड्यूरिंग द ईयर ही अनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹3.5 मिलियन ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो अदर सोर्स में जाएगा, ये तो हमने पढ़ा होगा, ये तो ईजी है। He owns an agricultural land in Punjab. On 1st January 22, he rented out the agricultural land at an annual rent of ₹4 million. The fair market value of the annual rent was ₹5 million. रेंट बेशक 5 लें या 4 लें, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो ये आपने बताना है। अच्छा सवाल था ये। तो दीज वर द क्वेश्चन जो सारे के सारे कैपिटल गेन से अभी तक आए हुए हैं। ये जरा सवाल पढ़ें, बताएं, कर सकते हैं? इस सवाल स्क्रीन पे आ रहा है, इसको रीड करें, बताएं, कर सकते हैं? क्यों भाई, कर सकते हो? ये सवाल मैंने करवा दिया हुआ है आपको, बाजवा साहब, ये सवाल हम कर चुके हुए हैं अदर सोर्स के लेक्चर में, यही सवाल था वो। इसको रीड करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हो जाएगा ये? इसके ऊपर है, ज़रा इसको रीड करें, बताएं, ध्यान से रीड करने। ये भी एक अच्छा सवाल है जो कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी को मिक्स करके पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी, इनके अगर कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के आ रहे होते हैं। अगर आप देखें क्या क्वेश्चन मुश्किल है?
हर वो बात है जो हमने डिस्कस की हुई है, अनसीन से अनसीन बात भी मैंने बताई है, इस तरह से पूछेगा वो, ठीक है। टाइम ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास वसीम साहब आने वाले 5 मिनट बाद, बैठे हुए हैं आगे। हम इसको यहाँ पर रोक रहे हैं, फिर कल हम ऑनवर्ड चलेंगे। कल रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील्स है। ऑटम 22 का न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लीजिएगा। ऑटम 22 का और स्प्रिंग 22 का न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है ना वो कर लीजिएगा, वो हो जाएंगे आपसे। कल हम देखेंगे रिटर्न असेसमेंट अपील को। मंडे से, संडे में ऑफ कर रहा हूँ, मुझे काम है घर में। मंडे से अगला वीक जो है वो बिज़नेस और सेल्स टैक्स के, उसके अंदर ही एओपी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और लॉसेस भी बीच में हो जाएंगे। अगला वीक जो है उसके बाद आप प्राउडली कह सकते हैं आपका टैक्स का पेपर जो है वो पास हो जाएगा। एज ऑफ नाउ बताएं क्या हालात हैं।